दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से। 300 पॉइंट्स की तेजी, 0.58% का जंप है डाउ जोन्स में। नैस्डैक के अंदर कुछ खास नहीं है और फैंग के अंदर भी कुछ खास नहीं। देखिए दोस्तों, गेम अभी चल रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प यानी स्पेस एक्स के ऊपर। 22% का जंप है। ये जीएमपी के हिसाब से ओपन हो चुका है, यानी 30% की वैसे बातें चल रही थी, लेकिन 20% के आसपास का जंप इसमें देखने को मिला है। अब इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिगेस्ट आईपीओ एवर हो चुका है, यानी इससे बड़ा आईपीओ अभी तक आया नहीं है। और इलॉन मस्क की जो नेट वर्थ है वो भी आई थिंक ट्रिलियन तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अच्छी वैल्यूएशन इलॉन मस्क ने मांगी और उस वैल्यूएशन के ऊपर जाके 20% का प्रीमियम भी इनको मिल गया। साथ में आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखो, आज की फर्स्ट वीडियो में जो हमने बातचीत की थी वो काफ़ी हद तक सही जा चुकी है अभी कुछ घंटों के अंदर ही। सो मार्केट ने रिएक्शन दिया कि वॉर खत्म हो चुकी है। ईरान ने कन्फर्मेशन दिया और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो, ईरान के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप। ठीक है, और क्यों है ये 2 ग्रुप काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ एक न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर या फिर एक ऑफिशियल न्यूज़ के ऊपर, जिसमें ट्रंप ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने लीक की है कुछ फेक न्यूज़, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है उन टर्म्स के ऊपर जो हम अग्री कर चुके हैं या अग्री करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी वीक है, पथेटिक है स्टेटमेंट की डील को लेकर अभी जो भी ईरान आउट कर रहा है। सो देखो, कुछ घंटे तक का वेट नहीं हुआ। यहाँ पे हमने सोचा सब कुछ ठीक है, अब इस तरह की कमेंट्री पास नहीं होगी, दोनों तरफ से सब कुछ ठीक होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए कि बेनिफिट उठाएंगे यूएस और ईरान इसका, इस वॉर का जितना हो सकता है उतना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुआ क्या है। ईरान ने भी कहा है कि ये जो एमओए है ये क्लोजर नहीं है। अगर एमओयू हो भी जाता है तो ये क्लोजर नहीं है, इसको ऐसे मत समझ लेना। पहली बात तो मैंने भी आपको ये कहा था कि ये टेम्पररी होता है, अभी तक तो ये भी नहीं हुआ है। अब देखिए, डिटेल में बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंस, इनकी तरफ से बातचीत आती है कि फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है कि रीओपन हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ये भी फेक है। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं कि एंड कर देगा ईरान न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम। तो ये तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फर्स्ट, ईरान को कोई भी रिसीव करने को नहीं मिलेगा कैश, यानी जो भी बातचीत हो रही है कि अनफ्रीज कर देंगे फंड्स, वो नहीं होगा। कोई भी फंड रिलीज नहीं होगा डील को साइन करने के लिए या मीटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के। बाकी आज नहीं तो कल वॉर ख़त्म होनी है, लेकिन मार्केट अब इस न्यूज़ को कुछ खास वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब जो भी अपन देख रहे हैं कि आइलैंड के ऊपर कब्जा होगा, ये होगा वो होगा, तो उस हिसाब से क्रूड का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। सो कोशिश करिए इस तरह की न्यूज़ आउट की जाए और उसके बेसिस पे क्रूड को अभी नीचे लाया जाए। अब अपने को नहीं पता है कि अभी इनका क्या गेम चल रहा है, कौन सा ट्रेड इनके पास में है। दिन के 50-60 ट्रेड का डेटा हमने देखा, तो उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ शॉर्ट किया हो, लॉन्ग किया हो, वी डोंट नो। सो 3.5% के साथ में क्रूड अभी नीचे जा चुका है। अब देखिए, क्रूड के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आया। जैसे ये न्यूज़ आती है 3 बजे के आसपास क्रूड क्रैश, उसके बाद में क्रूड रिकवर करता है, रिकवर करते करते अपनी हाई के भी ऊपर चल जाता है और वापस से क्रूड क्रैश। सो पता ही है आपको क्या चलता है यहाँ पे सीन। तो उसके बेसिस पे अपन देखेंगे जब तक एमओयू साइन नहीं होता है संडे को, और उसके बाद में जो G7 की मीटिंग है उसके अंदर नेक्स्ट वीक क्या कुछ पीस डील हो पाती है या फिर नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि अब इतने सपोर्ट के आसपास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। अगर ये टूटता है टेक्निकली तो वापस ऊपर आ सकता है। बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा ये टूट गया तो बड़ी गिरावट हो सकती है। कुछ भी स्टेटमेंट आ गया, चेंज हो गया, तो वो टेक्निकल के हिसाब से नहीं चलेगा। टेक्निकल का टी मतलब अब ये टी मतलब अब टेक्निकल नहीं है, टी मतलब अब ट्रंप हो चुका है। ठीक है, तो ट्रंप के इशारों पर अभी ये सब चीज़ें चल रही है। आगे चलते हैं। एफआईएस ने क्या किया, 1000 करोड़ की सेलिंग की है हमेशा की तरह। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। गिफ्ट निफ्टी क्या कर सकता है मंडे को या फिर अभी जो क्लोजिंग बेसिस पे, मंडे को तो नहीं बोलेगा, अभी 2 दिन में देखो बहुत कुछ होगा। तो चलो ठीक है, ये अभी नेगेटिव है, यानी कुछ खास नहीं है। सो अब दोस्तों बात करते हैं एनबीएफसीज के ऊपर। आज आपने नोटिस किया कि एनबीएफसीज के स्टॉक्स काफ़ी चले हैं, चाहे वो बजाज हो, छोला हो या फिर कुछ और हो, सब कुछ अच्छा कर चुके हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मार्केट
के साथ में स्टॉक गिरे हैं, तो मार्केट के साथ में स्टॉक चल रहे हैं, बट मार्केट को आउट परफॉर्म या बहुत अच्छी तेजी इस वजह से आ रही है क्योंकि न्यूज़ आती है कि एनबीएफसीज की जो बैलेंस शीट है ना, ये रीच कर सकती है 93 ट्रिलियन रुपीस फाइनेंशियल ईयर 28 के अंदर। ये रेटिंग के अंदर अपडेट हुआ है। क्या है इसके पीछे का रीज़न? फर्स्ट आप देख सकते हैं 28 की यहाँ पे बात हो रही है, यानी अगले 2 साल की यहाँ पे बातचीत हो रही है, ठीक है। उसके बाद में या नेक्स्ट ईयर की हम बोल सकते हैं ये बातचीत चल रही है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट के अंदर कि अभी के समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये सब एग्री कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आईटी में प्रॉब्लम है, बट बैंक्स में या एनबीएफसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के 2 पिलर है सबसे इंपॉर्टेंट, आईटी और फाइनेंस। आईटी अच्छा नहीं कर रहा है, बट फाइनेंस अच्छा कर रहा है नंबर्स के बेसिस पे। स्टॉक प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे। बात यह है कि क्रेडिट जो डिमांड है, जो लोन लेने की डिमांड है, वो 10 से लेकर 12% के सीएजीआर के साथ में बढ़ सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये 10-12 बहुत छोटा नंबर्स लग रहा है, बट ये बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब पूरी डिमांड की यहाँ पे बात हो रही है, फिर वो कौन सी कंपनी कितनी डिमांड कैप्चर करती है वो अलग बात है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ग्रोथ सपोर्ट मिलेगी रिटेल लेंडिंग के ऊपर, यानी जो छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं रिटेल को। एमएसएमई जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको फाइनेंस करेगी। व्हीकल लोन ये भी बहुत ज़्यादा अभी क्रेज में है। कार्स आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कितनी दिखती हैं, सब लोन पे है मैक्सिमम। हाउसिंग फाइनेंस ये जो भी फ्लैट वगैरह है सब कुछ मैक्सिमम लोन्स पे है। कंज्यूमर लोन जो फ़ोन्स खरीदते हैं या फिर लैपटॉप खरीदते हैं, उसको लेकर मैं आपको कल बता चुका था कि बढ़ रहा है, क्रेज़ बढ़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हो चुका है परसेंटेज लोन के ऊपर चीज़ें उठाने का। सो देखो, वैसे तो देखा जाए ना तो ये ठीक है ग्रोथ के हिसाब से, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और यूएस के अंदर काफ़ी क्रैश भी आए हैं 2008, ये बहुत सारे क्रैशेज हमने, छोटे छोटे क्रैशेज भी। अभी कुछ साल पहले कुछ बैंक्स बंद हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन के भी कुछ बैंक्स बंद हुए थे। ये रिस्क है कि इतना जब लोन पे चीज़ें जाती है उसके बाद में इकोनॉमी थोड़ी सी भी डाउन जाएगी तो ये सब लोन नहीं चुका पाएंगे लोग, और उसके बाद में बैंक्स को प्रॉब्लम होगी। बैंक्स के पास में लॉसेज हो गए तो फिर बैंक ही अगर टूट जाएगा, या जो बैकबोन है इंडिया की, जो बैंक है, फाइनेंस है, उसमें प्रॉब्लम आएगी तो पूरी कंट्री की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। बट अच्छी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेगुलेटरी है ना, आरबीआई की तरह किसी भी कंट्री में नहीं है जो इतना ज़्यादा फोकस करती है, इतने ज़्यादा नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है। सो वो एक अच्छी बात है, अपने पास में आरबीआई है, जिस वजह से अपन इतना कुछ खास अभी तक अपन ने नहीं देखा जो बाकी कंट्रीज में देखने को मिला है। सो एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी क्योंकि बैंक्स कई स्मॉल बिजनेसेस को लोन नहीं देते हैं, लेकिन एनबीएफसीज दे देती है, तो वो एक फ़ायदा है। एनपीए भी ज़्यादा होते हैं बट ग्रोथ भी आती है, डिमांड भी बढ़ रही है पूरी इंडिया के अंदर। सो ये पॉइंट है। रिस्क क्या है? हाई फंडिंग लागत, रेट हाइक और ये सब चीज़ें होती है। रेगुलेशन में चेंजेस हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी अभी मार्केट के अंदर है। एसेट क्वालिटी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एनपीएस भी बढ़ते हैं, वो रिस्क है। चलो ठीक है, ये तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जो सीएजीआर है अच्छे खासे यहाँ पे प्रिडिक्ट किए गए हैं, उसकी बेसिस पर अच्छी तेजी आई है एनबीएफसीज में। सो अब देखिए दोस्तों, पॉइंट ये है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर नहीं। स्टॉक बजाज फाइनेंस 6% का जंप, चोला फाइनेंस इस न्यूज़ के आने के बाद में तेजी बनी है कंपनीज में। प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं 7% का जंप। इसके बाद में होम फर्स्ट फाइनेंस 7% का जंप, मुथूट फाइनेंस 5% का जंप। 4 एनबीएफसी जिसमें एक दो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर फाइनेंस या होल एनबीएफसीज आ गई, बजाज फाइनेंस और चोला। उसके बाद में होम फर्स्ट फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस में आ गया, मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस में आ गया। ऐसा नहीं है यही 4 कंपनीज अच्छी है, बाकी जो भी कंपनीज अपन देखते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अगर वो कंपनी, तो डेफिनेटली उनकी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी कंपनीज एक साथ में नहीं बता सकता हूँ। तो पॉइंट दोस्तों ये है समझाने का कि अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा निफ्टी। निफ्टी का पैटर्न भी ऐसा है, गिरावट हुई, बॉटम बनता है, रिकवरी आती है, वो मेंटेन नहीं हो पाती, और निफ्टी अभी इस तरह से नीचे जा रहा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस के अंदर भी आप देख सकते हैं सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस का देखें तो इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है। और इसके बाद में मुथूट का देखें तो यहाँ पे चीजें डिफरेंट है यार, पैटर्न है वो डिफरेंट है। अभी आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है। सो मुथूट फाइनेंस के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि अगले जो क्वार्टर है, Q1 Q2 शायद अच्छे नहीं जाएंगे। हाई प्रोविजंस के चक्कर में जो गोल्ड के ऊपर जो रेगुलेशन आया आरबीआई के, क्योंकि गोल्ड लोन अगर इस तरह से देंगे और फिर गोल्ड का प्राइस नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा लोन ये दे चुके होंगे और वो रिकवरी लाना मुश्किल होगा जो गोल्ड ये रखे हुए हैं उसके ऊपर। गोल्ड लोन में क्या होता है कि आप सोना गिरवी रखते हैं इनके पास में और उतनी अमाउंट का ये पैसा आपको दे देते हैं। अब सोना उस समय महंगा था, उसके बाद में सस्ता हो गया, लेकिन आपने पैसे तो पूरे दे दिए, तो आप
वो लोन अगर वो चुकाएगा नहीं, सोना सस्ते में फिर आप उसको कब्जा लेते हो, उसको बेचते हो, तब भी आपके पास में पूरी वसूली नहीं होगी। तो अगले कुछ क्वार्टर वीक जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर इसको प्रोविजंस बनाने पड़ेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो 3 कंपनीज़ हैं या जिनके चार्ट निफ्टी की तरह है, ये भी मानो कि निफ्टी चला तो ही ये चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि एनबीएफसीज निफ्टी को बीट करता हुआ जाएगा ये सेगमेंट, वो पॉसिबल शायद नहीं है। अभी जो कैटेगरीज है जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ हैंडफुल स्टॉक्स हैं, शायद उनमें ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बाकी ये मार्केट के साथ में चलेंगे। बट न्यूज़ अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अब ये स्टॉक सस्ते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे प्ले करना चाहिए इन कंपनीज में, क्योंकि जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, आईटी तरह सीन नहीं है। तो इंडिया में अगर बैंक्स ने लिए या फिनेंस ने लिया तो फिर क्या लिया, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे हाई ग्रोथ आती है। कोई भी बैंक उठा लो आप यूएस का, इंडिया के कंपैरिजन में स्लो है, और कुछ देख लो, बस वहाँ पे जो टेक कंपनीज हैं वो अच्छा करती है। अदरवाइज इंडिया के अंदर जो बाकी कैटेगरीज हैं, मैक्सिमम जो बैंक एनबीएफसीज है उसके अंदर बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत सही सेक्टर है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाएगा, निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। मुथूट का सीन डिफरेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।